बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा इत्शाम। एक महीना कबल पाकिस्तान में हवाबाजी की तारीख में एक इंतहाई अंदोनाक हादसा पेश आया जब 22 मई को लाहौर से कराची के लिए उड़ने वाली परवाज कराची के एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकी थी और कराची के रनवे से सिर्फ चंद सेकंड के फासले पर आबादी पर गिरकर ये तैयारा जो है वो तबाह हो गया था और उसके नतीजे में जहाज के अमले समेत 97 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि 2 अफराद जो हैं वो मौजूदाना तौर पर इस हादसे में बच भी गए थे। हुकूमत की तरफ से पहले दिन से ही जो बयानात दिए गए हैं उनमें पायलट को इस हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान के पायलट्स की तरफ से हुकूमत के इन बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया गया। ताहम आज तैयारे की लाहौर से कराची परवाज का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हासिल रिकॉर्ड भी शामिल कर लिया गया है और ये चीज हुकूमत की तरफ से पहले ही कह दी गई थी। जो वज़ीर हवाबाजी हैं उन्होंने कहा था कि 22 जून तक जो ये रिपोर्ट है वो पब्लिक के लिए पेश कर दी जाएगी। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस रिपोर्ट में सामने क्या आया। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का जो शिकार तैयारे के कप्तान थे उन्होंने एयर ट्रैफिक और अप्रोच कंट्रोलर्स की हिदायत को नजरअंदाज किया। जैसे कि वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग हम सुनते भी रहे हैं कि जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने लैंडिंग की गलत अप्रोच के हवाले से निशानदेही की या फिर हाइट ज्यादा होने के हवाले से निशानदेही की, तो कप्तान ने उसको फिर इस तरह से काउंटर किया कि हम इस ऊंचाई के साथ, इस हाइट के साथ कंफर्टेबल हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये सामने आई कि हिदायत को जो है वो नजरअंदाज किया गया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की। एयरबस कंपनी की तरफ से तहकीकाती टीम का दौरा भी इस रिपोर्ट में शामिल है, तफ्तीश किया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में तैयारा पायलट की गफलत को हादसे की बुनियादी वजह करार दिया गया, जिसका मैंने पहले जिक्र भी किया है। रिपोर्ट में जो दीगर जिम्मेदार हैं उनका भी तयन कर दिया गया है। इस हादसे के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर यह फैसला किया गया था कि अब से पहले भी जो हादसा हुए हैं उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स को भी आवाम के जो है वो सामने लाया जाए, ताकि पाकिस्तानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा उनकी जानें बच सके और हवाई सफर को हमारे यहाँ महफूज बनाया जा सके। पाकिस्तान में बार बार होने वाले हादसा की आखिर वजह क्या है, ये भी यकीनन एक मोटिव था इसके पीछे, इस इंक्वायरी कराने के पीछे, और फ्यूचर में ऐसे हादसा ना हो उनको रोका जाए, ये भी इसके पीछे एक मोटिव था। बहरहाल कप्तान के ऊपर तो जिम्मेदारी जो डाली गई है वो डाली गई है। उसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है उसके ऊपर भी जिम्मेदारी डाली गई है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो जो हिदायत दे रहे थे या वो जो समझ रहे थे उनके ऊपर जो है वो अमल नहीं करा पाए या उस सख्ती से कह नहीं पाए या उस तरीके से कह नहीं पाए जो कि कहना बनता था। क्योंकि बहुत सारे लोग जब बहुत सारे प्रोफेशनल्स जब टीवी पे आकर अपना नुक्ता नजर पेश करते रहे हैं तो उन्होंने कहा कि दुबई होता या यूरोप का कोई मुल्क होता या कहीं और होता तो कभी भी अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस चीज को असेस कर रहा है कि हाइट ठीक नहीं है, लैंडिंग अप्रोच ठीक नहीं है, तो वो कभी उतरने ही नहीं देता, लैंडिंग की इजाजत ही नहीं देता। तो यहाँ पर जो गलती है वो थोड़ी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के हिस्से में भी आती है। बहरहाल रिपोर्ट ने भी इन दोनों चीजों की निशानदेही की है। पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन पाल्पा की जानिब से हुकूमती मौक़िफ़ को जो है वो मुस्तरद किया गया है, इस रिपोर्ट को भी मुस्तरद किया गया है। पाल्पा के मुताबिक पायलट्स की हिदायत को PIA की जानिब से नजरअंदाज किया जाता है और ज्यादा कमाने के लिए पैसे की खातिर इंसानी जानों को हमेशा खतरे में डाला जाता है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। आज हमारे साथ पाल्पा को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल सेक्रेटरी पाल्पा कैप्टन इमरान नारेजू साहब मौजूद हैं। उनसे हम ये जो फिजाई हादसा बढ़ते हुए हैं उनकी वजूहात के बारे में भी जानेंगे और खास तौर पर इस रिपोर्ट के हवाले से जानेंगे, क्योंकि जो पायलट एसोसिएशन है उन्होंने इस इंक्वायरी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। बहुत शुक्रिया इमरान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इमरान साहब, मुझे ये बताएगा कि पायलट एसोसिएशन की जानिब से इस इंक्वायरी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया है, कप्तान और एयर ट्रैफिक जो कंट्रोलर हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई थी। मुझे बताएगा कि आप अगर इसको मुस्तरद करते हैं तो क्या गलत है आपके ख्याल में इस रिपोर्ट में? बस ये तो एक रिपोर्ट ऐसे आई है कि 2 लोगों के ऊपर इल्जाम लगा के ये तो बताया ही नहीं गया कि गलती क्या थी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब बोर्ड की तश्कील ही सही नहीं हुई तो उनको आंसर तो यही आना था आफ्टर 1.5 मंथ। 22 करोड़ आवाम देखने के लिए बेताब थी कि आखिर होगा क्या चीज़ की गलती थी, किस वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और इसका क्या ये प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो सकें। तो आप मुझे बताएं क्या इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया। दोनों ATC को और पायलट को ये बता के सिर्फ ये बता दिया गया हमें कि इनकी गलतियां थी और बात खत्म कर दी गई। क्योंकि प्रॉब्लम वहीं पर आती है कि बोर्ड के पास शायद ऐसी चीजों का तजुर्बा ही नहीं था कि वो इन चीजों को देखकर और एक प्रॉपर रिपोर्ट मुरतब कर सकें। नहीं तो इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि हो सकता है सूरत हाल ऐसे ही हो जैसे बोर्ड ने बयान किया, आपने तो सिरे से बोर्ड को ही गलत करार दे दिया। क्या खराबी क्या थी बोर्ड में आपके ख्याल? अब मैं जो बात करूंगा आप उसको विटनेस कर लीजिएगा। हमारे पास एक है इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी, उसके बाद है कि हमारे पास पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी।
दोनों रेगुलेटर बॉडीज हैं, एक वर्ल्ड को रेगुलेट कर रही है और एक कंट्री को रेगुलेट कर रही है। ये वो इदारे हैं जो प्रोसीजर्स को बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑपरेटर्स यानी एयरलाइंस को कहते हैं ऑपरेट करें। दोनों की किताबें उठा लें, उनके एक्सीडेंट के पैराग्राफ, एक एनेक्सर 13 है और CAR 94 का 283, उसमें बोर्ड की तश्कील का जो तरीकेकार वाज़ा किया गया है, जो कि एक आम आदमी भी पढ़ेगा उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बोर्ड की तश्कील होती कैसे। क्योंकि जब आप किसी चीज का पहला स्टेप ही गलत उठाएंगे तो वो एंड कहीं पर भी नहीं आएगा। और यही वजह है कि आज भी हम उसी कशमकश का शिकार हैं कि बस ये दो लोगों को कसूरवार ठहराया गया, इसमें किसी को ज्यादा ठहरा दिया जाएगा, किसी को कम ठहरा दिया जाएगा। लेकिन हमें इस चीज का एहसास है कि इस चीज में हमें उस एरर को ढूंढना है, हमें उन प्रोसीजर्स को सही करना है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। क्योंकि अगर जब बोर्ड की तश्कील ही सही हो सकेगी, अब आप मुझे बता दें, ये हजरात जितने भी इस बोर्ड में मेरे लिए बड़े काबिल इज्जत हैं, क्या किसी का कमर्शियल एयरलाइन का तजुर्बा है? क्या किसी ने कभी कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऐसा फ्लाई किया है? क्या किसी ने कोई कमर्शियल एक्सीडेंट ऐसा कैरी आउट किया है? ये बोर्ड ही जब पूरा मुकम्मल नहीं है तो फिर आपकी कभी रिपोर्ट कैसे मुकम्मल आएगी? अब आप मुझे इस चीज का खुद समझा दें। और जबकि हम जिन चीजों का रेफरेंस दे रहे हैं वो रेगुलेटर बॉडीज हैं जिनसे हमें हिदायत मिलती हैं, हम उन्हीं को ओवरलुक किया हुआ है, तो फिर कैसे आप कह सकती हैं कि सब चीजें सही हैं? अच्छा इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि बोर्ड पर तो आपने सवालिया निशान खड़े कर दिया, आपके ख्याल में बोर्ड ही नहीं सही था, तो अगर बोर्ड सही नहीं था तो फिर वो किस तरीके से एक बेहतर जो रिपोर्ट है या फिर एक जिसको कहें कि वाज़ेह किस्म की रिपोर्ट है वो हमारे सामने लेके आता। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी इमरान साहब जो कि पहले इस्टेब्लिश हो चुकी थी, इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही उनकी जिस तरह ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी, उसके बीच में जो है वो हाइट की तरफ निशानदेही की गई थी। कप्तान को कहा गया था कि आपकी हाइट जो है वो ज्यादा है, आपकी लैंडिंग अप्रोच ठीक नहीं है, या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जब उन्होंने कहा कि हम कंफर्टेबल हैं तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसके ऊपर ज्यादा इसरार नहीं किया। तो ये जो चीजें उन्होंने कही हैं ये तो मेरे ख्याल में इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही बड़ी स्टैब्लिश थी और इसके तो वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। आप इनको भी नहीं मानते क्या? ये अगर आप सिर्फ एक सरसरी चीज को आप करना चाहते हैं, क्योंकि एक होता है कि आप देखें ये जो एविएशन इंडस्ट्री है ना, इसमें किताब एक लिखी हुई है कि कोई शक नहीं होना चाहिए। हम किसी चीज को जो है इस तरह नहीं लेते कि जी मैं करूं या ना करूं। हमें एक चीज को बड़ा क्लियर रखना होता है अपनी एविएशन इंडस्ट्री में, और यही चीज हमें सिखाई गई है। अब अगर आपको जो मोटी मोटी चीजें बताई जाती है ना, इसमें सिर्फ वो चीजें दिखाई जाती हैं कि जिसमें आप सिर्फ ये कह सकें कि हाँ ये हुआ, इसकी वजह से ये हो गया। नहीं, हम उस चीज को इस तरह नहीं लेते। हम अपना शक, अपना डाउट क्लियर करते हैं। जब तक वी आर इन डाउट वी आर इन अ डेंजरस। जब तक वो डाउट कंप्लीटली क्लियर नहीं होगा, हम एक ऐसी डेंजरस सिचुएशन में खड़े हैं कि जहां से हमें फिर कोई और इस किस्म के वाकयात का सामना करना पड़ेगा। हम इस रिपोर्ट में कभी नहीं चाहते थे कि हम किसी को किसी तरह से भी जिम्मेदार ठहरा सके। हम ये चाहते थे कि इस रिपोर्ट में सबसे पहले वो चीज मालूम की जाए जिसमें ये पता लगे कि क्या प्रोसीजर लैप्स थे जिनकी वजह से इतना बड़ा वाकया पेश आया, नंबर 1। नंबर 2, फिर क्या वो प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाए जिससे कि हम अपने आप को, अपने फ्यूचर को सेव कर सकें। अब ये चीजें एक प्रोफेशनल बोर्ड ही कर सकता है, या एक प्रोफेशनल बॉडी जिसको इन चीजों के बारे में पता हो, वो इन स्टेप्स को लेके आगे बढ़ेगी। सिर्फ ये जो ब्लेम गेम है कि जी मैं ये कहता हूँ कि पायलट का थोड़ा 19 एरर था और जो ATC का था उसका 15 एरर था, तो इस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, बात खत्म हो गई। तो फिर आप लोग अगर इस रिपोर्ट के ऊपर खुश हैं तो मैं तो इस बात को बिल्कुल कतई नहीं। इमरान साहब, इवेंचुअली मकसद तो यही होता है ना, मकसद तो यही होता है कि आगे चलकर जो है वो इस तरह के हादसा से बचा जा सके और ज्यादा से ज्यादा इंसानी जिंदगियां जो हैं उनको बचाया जा सके, या ट्रैवल को महफूज बनाया जा सके। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब आप बिल्कुल बात सही कर रही हैं, लेकिन क्या आप समझती हैं कि जो मैंने रेफरेंसेस आपको अकायो के और सिमुलेशन पाकिस्तान सिमुलेशन अथॉरिटी के दिए हैं, उनके बाद भी अगर लोग ओवरलुक कर रहे हैं तो फिर हम इससे क्या कहें? फिर तो हम यही कहेंगे ना जी हमें एतराज है और हम समझते हैं कि ये चीजें सही नहीं हो रही। और इसी वजह से तो हमने फ्रॉम द फर्स्ट डे जब बोर्ड की तश्कील हुई थी, हमने आपको बता दिया था सारे चैनल्स के थ्रू कि एज अ बीइंग अ प्रोफेशनल बॉडी ये चीजें हमारी मिसिंग है। और उसकी हमें, आप यकीन करें, हमें क्यों ऐसे नहीं सुना जा रहा आज तक? हम ये चीज को सुनने से, मतलब समझने से ही कासिर है। और ये एविएशन इंडस्ट्री जितने 1.5 साल के अंदर एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि पहले ऐसा कभी हमने नहीं देखा। हम भी 55-60 साल से एक एयरलाइन जिसको उड़ा रहे हैं, जिसका दुनिया में एक नाम है। आज वो हालात क्यों नहीं है ऐसे जैसे पहले थे? आज क्यों ऐसा हो गया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हम लोगों के ऊपर। क्या प्रोसीजर लैप्स हैं? किस वजह से सिविलेशन के ANOs
جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے, کس وجہ سے پی آئی اے کا ورکنگ ایگریمنٹ ختم کر دیا جاتا ہے, کس طرح سے چیزوں کو اوور لک کیا جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں ایکومولیٹ ہوتی ہیں, اور جب یہ چیزیں ایکومولیٹ ہوں گی تو پھر اس طرح کے ہی واقعات پیش آئیں گے. ہمیں سیریسلی بیٹھ کے عمران صاحب سوال اس میں یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اس میں آپ کو کوئی بھی چیز ایسی نہیں لگتی جس سے ہم فیوچر کے لیے کوئی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل جس طرح کہ کپتان نے ہدایات پر عمل اس طرح سے نہیں کیا, یا پھر جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ مثالیں دی گئیں کہ اگر یہ دبئی ہوتا یا پھر یورپ کا کوئی ملک ہوتا تو اس طریقے سے پائلٹ کے کمفرٹیبل کہنے کے باوجود بھی ایئر ٹریفک کنٹرولر جو ہے وہ مزید سختی کر سکتا تھا, یا پھر وہ اترنے کی اجازت نہیں دیتا. ایسا کہیں دوسری جگہ پر ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اگر ایئر ٹریفک کنٹرولر یہ سمجھتا ہو کہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے پھر بھی لینڈنگ کی اجازت جو ہے وہ دے سکتا. تو یہ تو اس طرح کی موٹی موٹی باتیں ہیں جو جن پہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے. کیا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہم فیوچر کے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں؟ میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو سختی جو ہوتی ہے نا, یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. ہم سب پروسیجر فالو کرتے ہیں. اچھا, چاہے بینگ اے پائلٹ میں یا بینگ اے اے ٹی سی آفیسر, وہ بھی ایک پروسیجر فالو کرتا ہے. جب کوئی اس کو اوور لک کرتا ہے, چاہے پائلٹ کرے چاہے اے ٹی سی کرے, اس کی فوراً ہی رپورٹ فائل ہوتی ہے. اب آپ جو ایک بات کہہ رہی ہیں, میں اس سے بھی زیادہ ایک بات کہتا ہوں کہ اب اگر آپ غور سے دیکھیں کہ ایک جہاز اتنا ہائی, پہلی بات یہ میں اب خود اپنی ایک آپ کے سامنے ایک اسپیکولیشن یا بلکہ ایک طرح سے ایک بات رکھتا ہوں کہ ایک 10 میل کے اوپر ایک جہاز 9000 فٹ کیسے آ رہا ہے, جبکہ میں یا کوئی بھی پائلٹ 10 میل کے اوپر 3-3.5 فٹ سے زیادہ آ ہی نہیں سکتا, اور اس کو آنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس کو پتا ہے اس کو آگے جا کے لینڈ کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہیں کوئی لیب تھا. اسی طرح سے اے ٹی سی نے اس کی بات مانی کہ ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ میں اسٹیبلش ہو گیا ہوں, وہ اسٹیبلش کو اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اسٹیبلش ہیں جا کے آگے کنٹینیو لینڈ کریں. اب ان کے کہاں کیا لیپسز ہوئے, یہ چیزیں کہیں واضح نہیں بتائی جا رہی ہیں, کیونکہ وجہ یہ کہ ان چیزوں کو سمجھنے والا اور ان چیزوں کو بتانے والا کوئی تو پروفیشنل ہوگا تو ان چیزوں کو دیکھے گا نا. ہم نے تو اس انویسٹیگیشن میں جو پراپر بورڈ ہوتا ہے اس میں تو میڈیا کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں, اس میں اے ٹی سی کے لوگ بھی. کیا اے ٹی سی ہمارے دشمن ہیں؟ نو, ناٹ ایٹ آل. کیا پائلٹس ہمارے دشمن ہیں پروفیشنل؟ ناٹ ایٹ آل. سیولیشن نو. اور کوئی باڈی جو اس میں ہماری ہیلپ کر سکتی ہے کیا ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں؟ ہرگز نہیں. ہمیں اگر شامل کیا جاتا ہے ویلکم, ہم ان میں ہیلپ کریں گے, اور اس کو اوپن ٹرائل رکھا جائے کہ بھئی آخر جو اگر آپ کسی طرح سے اسٹیبلش ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ یا کس وجہ سے یہ چیزیں ہوئیں, تو پھر آپ کے رپورٹ کا دینے کا یا بورڈ کے بنانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں جو ہماری پہلی بات تھی وہ وہیں پر ابھی تک صحیح ہے کہ جب تک آپ پہلے بورڈ کو تشکیل دینا اس کے اندر. اچھا, ایک فرانس کی ٹیم بھی آئی تھی عمران صاحب, ایک فرانس کی ٹیم بھی آئی تھی جو اپنا ڈیٹا اکٹھا کر کے یہاں سے لے کر گئے تھے. وہاں سے کیا انپٹ ہوا ہے اس رپورٹ میں اور وہ کتنا کارآمد رہا؟ دیکھیں میم, ہمارے پاس ایک کاکپٹ وائس ریکارڈر ہوتا ہے, اس کو ہم ڈیکوڈ نہیں کر سکتے, ایک طرح سے کہنا چاہیے. وہ کاکپٹ وائس ریکارڈر فرانس کی ٹیم لے کے گئی تھی, اور دوسرا ان کا ایک جہاز گرا تھا, وہ اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے بھی آئی تھی کہ ہمارے جہاز میں کیا کیا چیز ہے. جو انہوں نے انویسٹیگیشن کی اس کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ سی وی آر کو انہوں نے ڈیکوڈ کر کے جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس کے حوالے کیا. وہ ایک پارٹ تھا انویسٹیگیشن کا. اس کے علاوہ بھی بہت سے پارٹس ہیں جن کو ابھی تک واضح نہیں کیا گیا, جن کو دیکھا نہیں گیا یا دیکھا جائے تو ضروری ہے, جو ہمارے لحاظ سے تو بہت ہی ضروری ہے. تو اس لیے میں بول رہا ہوں یہ پریلیمنری رپورٹ جو ہے اس میں صرف دونوں پارٹیز کو یہ کہہ دینا کہ اے ٹی سی نے یہ کہا یا اے ٹی سی ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا کہ جی پائلٹ کو مارتا کہ تم لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ, یہ ہماری ایک پروفیشنل ایک باڈی مطلب ایویشن ہے, اس میں پروفیشنلزم پروسیجرز کی بات کی جاتی ہے, اس میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی. پروسیجرز کو ہم سختی سے فالو کرتے ہیں, جتنے جہاز بنتے ہیں ان کے پروسیجرز ڈیفائن کیے جاتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے, اگر ہم اپنی مرضی کرنے لگ جائیں گے تو پھر ایکسیڈنٹس ہی ہوں گے. پروسیجر لیبس ہیں, ہمیں پراپرلی ان پروسیجر لیبس کو دیکھنا چاہیے اور ان کو سامنے لانا چاہیے, اور اس سے پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے کہ یہ غلطی تھی, ہم نے یہ اب سدھاری ہے اور اب ہم اس طرح سے جہاز بڑھائیں گے, یا اے ٹی سی یہ بتائے گا کہ جی آئندہ یہ غلطی اس کو اوور لک کی گئی, آئندہ سے میں ایسی نہیں ایسے کال دوں گا. یہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک آدمی کا پروفیشن ہونا یا ایویٹر ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ عوام تو سننا چاہتی ہے کہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ کیوں ہوا, تو ان کو بھی سمجھانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز تو ہو یا کوئی ایسی مطلب کنسٹرکٹیو یا ان کے پاس ایسی کوئی پروف تو ہوں جو وہ بتا سکیں کہ یہ چیزیں ہوئیں جن کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا. شکر کریں پیسنجرز کو نہیں ذمہ دار ٹھہرا دیا کسی نے, نہیں تو میں تو سمجھ رہا تھا شاید ان کی بھی باریں آنے والی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, تو یہ ان کی وجہ سے. یہ چیزیں میں بینگ اے پروفیشنل میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ
एम्फेसाइज करने की जरूरत है कि हम अब इस रिपोर्ट इन चीजों को सही तरीके से आगे लेके चलते हैं। अच्छा इमरान साहब, जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है, मैं जानना ये चाह रही हूँ कि आपने तो इसके ऊपर सवालात उठाए हैं, लेकिन बहरहाल एक प्रोसीजर के तहत जो है अब वो एक रिपोर्ट हमारे सामने है। अब जिन लोगों को कसूरवार ठहराया गया है, कप्तान तो ऑब्वियसली इस दुनिया में नहीं है, बट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भी जिम्मेदारी डाली गई है, तो फिर किस तरीके से फिर चीजें आगे बढ़ती हैं? आइंदा फ्यूचर में इस तरह की चीजें ना हो, या फिर जजा का जो कॉन्सेप्ट होता है, सजा या जजा का, वो किस तरीके से फॉलो किया जाता है? क्या नताइज भुगतना पड़ सकते हैं? ऑब्वियसली कितने लोगों की जो है वो इसमें जान गई है। आप जैसे सजा की बात करते हैं तो मुझे एक बात बताएं, एक पायलट जिसने जहाज उड़ाया, दोनों पायलट उसमें मौजूद थे, उनको जिंदगी में मौत से बड़ी सजा क्या मिल सकती है? एक सजा जो है मैक्सिमम डेथ पेनल्टी है वो उनको मिल गई है। और एटीसीओ उसका अगर कोई प्रोसीजर लैब था तो उसके वो प्रोसीजर्स को सही करने की जरूरत है। मैं इन चीजों से ऊपर होकर बात करना चाहता हूँ। हम समझते हैं कि ये चीजें हमारे लिए सबक है, हमें अपने प्रोसीजर्स को रीडिफाइन करना पड़ेगा, हमें बैठ के चीजों को बिल्कुल सही तरीके से देखना पड़ेगा। ये जो जिस तरह से ओवरलुक की जा रही है चीजें कि नहीं हम अपनी मर्जी से बोर्ड बनाएंगे, हम अपनी मर्जी के लोग रखेंगे या हम अपनी मर्जी चलाएंगे, ये फिर मैं जो है वो मैं जहां तक समझता हूँ कभी आगे कामयाब नहीं हो सकता। इनको इस चीज को सीरियसली लेना पड़ेगा। बीच में कई दफा इन्होंने अफाल्फा का नाम लिया, अकायो का नाम लिया, लेकिन आज 1.5 महीना होने को आ रहा है, ना ही उस बॉडी से किसी ने कांटेक्ट किया है, ना ही उनकी किसी किस्म की कोई जो हिदायत इंटरनेशनली अवेलेबल है उनके ऊपर किसी ने अमल किया है। हमारी तो पीसीए की पाकिस्तान सिविल की जो बुक है CR 94 उसको ही किसी ने फॉलो नहीं किया, तो बाकी क्या करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि काफी अभी हमें इस चीज में बात करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान नारेजू साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कुछ चीज़ों की निशानदेही भी की है। ऑब्वियसली बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठते हैं और एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं था, क्योंकि कुछ चीज़ों की तरफ निशानदेही की है इमरान साहब ने। उनको लगता है कि एक तो बोर्ड में उस काबिलियत के लोग मौजूद नहीं थे जो कि इस चीज़ का तयन कर पाते, या टेक्निकल लोग मौजूद नहीं थे, या उनका वो एक्सपीरियंस नहीं था जो ये बता पाते कि एक्चुअली क्या हुआ होगा अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर। उसके बाद फिर उन्होंने ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिक्स के हवाले से भी जिक्र किया, और उसको हम बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इल्म में है कि जो सरकारी इदारे होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से भर्तियां वहां पर की जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हुकूमत को ये जरा सोचने की जरूरत है कि इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो इज अ सीरियस बिजनेस, उसके अंदर अगर आप इस तरीके से जिस तरह के दीगर इदारों के साथ मामला होता है, वहां पर जिस तरीके से भर्तियां होती हैं, जो चीजें होती हैं, उनको जो है वो प्रायोरिटी पे हल करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर मसला जो है वो इंसानी जानों का जो है वो मसला आता है। बहरहाल कुछ बातें जो है वो उन्होंने इस रिपोर्ट के हवाले से भी उठाई हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो इतनी तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है और एक आम इंसान को भी चीज समझ में आ रही है कि जिन चीजों की निशानदेही की गई है उनको वाज़ेह नहीं किया गया। क्या ये वो जरा जल्दी में आपको रिपोर्ट देनी थी, क्योंकि आप एक दावा कर चुके थे कि 22 जून को जो है वो रिपोर्ट अवाम के सामने पेश कर दी जाएगी, तो अवाम को जो तसल्ली कराने के लिए आपने 2-3 जो मोटी बातें हैं वो कर दी हैं, लेकिन जो टेक्निकल और प्रोफेशनल लोग हैं उनकी इससे तसल्ली नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मैं आपके लिए रख देती हूँ, और वो ये कि सुबह जब 2 बातें सामने आई कि कप्तान की गलती थी कि हिदायत पर जो है वो अमल नहीं किया, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गलती थी कि वो हिदायत पर अमल नहीं करा पाए। तीसरी चीज जो सामने आई वो ये थी कि टेक्निकल एरर को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। अब पॉइंट ये है कि वो अगर टेक्निकल एरर था तो आप बताइए जी कि वो क्या टेक्निकल एरर था, ताकि आगे जहाजों में उस टेक्निकल एरर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा सके ताकि हादसात ना हो। लेकिन सिर्फ ये स्टेटमेंट इतनी ही रही कि टेक्निकल एरर को भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, तो वो जो डिटेल्स थी उसकी कमी तो यकीनन हमें इस रिपोर्ट में नजर आ रही है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी दिन है। हमारी जुडिशरी ने अपनी इंडिपेंडेंस बताई है और कहा है, इन्होंने ये बता दिया है कि हमारी पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। पाकिस्तान की
तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के एहतसाब का केस खुद सुप्रीम कोर्ट में सुना गया है और इस केस में अब तक कई अहम तरीन मोड़ आ चुके हैं, लेकिन जुम्मे के रोज काजी फाइज ईसा की तरफ से दी गई दरखास्त पर फैसला जो है वो सुनाया गया था। फैसले के फौरी बाद वकला की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मिठाई बांटी गई और इसे काजी फाइज ईसा के लिए जो है वो एक तारीखी कामयाबी करार दिया गया। लेकिन फिर हुआ ये कि बात आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगी और पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जो है उसे कालअदम करार देने के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर करने का फैसला कर लिया। क्या वकला को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पहले समझ नहीं आई थी या अब तमाम कानूनी फैसलों को सियासी नजर से देखा जाने लगा है, जिसके बायस इंसाफ और एहतसाब पर इखलाकी कदरें भी बदलने लगी हैं? काजी फाइज ईसा के केस में अब वकला तंजीमों का कहना है कि FBR काबिल एतबार है ही नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। अब इस केस का सियासी और कानूनी मुस्तकबिल होगा क्या, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून इरफान कादिर साहब मौजूद हैं। इसके अलावा वसीम सज्जाद साहब साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, माहिर कानून हैं, वो भी हमें अब से कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। इरफान कादिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी और बड़ा एक बेसिक सा सवाल है जो कि आम आवाम का भी सवाल है, क्योंकि सबकी नजरें इस केस के ऊपर लगी हुई थी, लेकिन जब फैसला आया तो दोनों तरफ से ये दावे होने लगे कि केस जो है वो हमारी साइड जीत गई है, दूसरी साइड ने भी कहा कि केस तो हम जीत गए हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? तो मुझे ये बताइएगा कि ये केस जीता कौन था? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब ये फैसला आया तो ये जो वकला की टीम थी और जो जितनी भी हमारी वकला की तंजीमें थी उन सब ने बिल्कुल मिठाई बांटी, बड़ी खुशी मनाई और उन्होंने कहा कि हम केस जीत गए हैं। लेकिन शाम को कमरान खान साहब के प्रोग्राम में जब पैरा 9 सब ने पढ़ा तो फरोग नसीम साहब ने कमरान खान साहब के प्रोग्राम में कहा केस तो मैं जीत गया हूँ। तो दोनों ने कह दिया हम केस जीत गए हैं। लेकिन जब मैंने बड़ी बारीकी से सारी चीज को देखा तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि वो तो ठीक है, सारे जीत गए हैं, लेकिन कम से कम मुझे ये जरूर महसूस हुआ कि क्या आइन हार गया। तो क्योंकि वो जो बहुत सी शिकें थी उस फैसले की, मसलन जो क्लॉज 1 है उस फैसले का, जो पैराग्राफ 1 है वो तो 209 की वायलेशन है और उसमें जो उन्होंने दूसरी चीज लिखी कि ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नोटिस है ये अवेट कर गया, तो आइन में तो कोई इख्तियार नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट के 10 तो क्या 100 जजेस को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो सदर पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर प्रोसीडिंग्स में नोटिस दे दे और प्रोसीड करना शुरू कर दे तो वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अवेट हो गई हैं, ना तो ये आइन में है ना या किसी स्टैट्यूट में है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हुई और फिर ये वाहिद फैसला था जो मैंने देखा कि शॉर्ट ऑर्डर तो बिल्कुल ठीक है आया, लेकिन उसमें रीजंस कोई भी नहीं दिए गए। शॉर्ट ऑर्डर जब भी आते हैं उसमें चीदा रीजंस दिए जाते हैं, लेकिन ये एक वाइड शॉर्ट ऑर्डर है जिसमें के रीजंस जो है अभी दिए नहीं है, कंक्लूजन्स पहले ड्रॉ कर लिए हैं और अभी रीजंस जो है बाद में देंगे डिटेल्ड ऑर्डर में। जबकि तमाम उन केसेस में जहां शॉर्ट ऑर्डर आता है तो उसके बाद जब डिटेल्ड आता है तो दोनों में रीजन दिए जाते हैं, सिर्फ डिटेल्ड में ज्यादा तफसीली रीजन दिए जाते हैं, शॉर्ट ऑर्डर में कम और बड़े रेलेवेंट जो मोस्ट रेलेवेंट जो क्राइस्ट है रीजंस की वो दी जाती है। यहाँ पे दोनों चीजें मिसिंग थी तो ये, लेकिन बार कैफ ये सारी चीजों को अगर एक तरफ रख भी दें तो इन दी एंड मटीरियली कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मामला पहले भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने था, अब भी मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने है। सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि अगर सदर पाकिस्तान वही फैक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भेजेंगे तो वो गलत है, लेकिन अगर वही फैक्ट सुप्रीम कोर्ट अगर भेज देगा तो वो ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा वसीम सज्जाद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। यहाँ पर जो कुछ लोग, कुछ माहिरीन जो कानून के भी माहिर है, वो जो एतराज उठा रहे हैं वो ये एतराज उठा रहे हैं कि शायद मामला जो है वो यहाँ पर खत्म भी हो सकता था। फिर ये भी सवाल उठाया जाता है कि किस इख्तियार के साथ जो है वो FBR को ये मामला भिजवाया गया। एक तरफ मिठाइयां बंटते हमने देखी थी और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये फैसला है इसके खिलाफ जो है वो नजरसानी की दरखास्त दायर करने का फैसला भी कर लिया है। तो कंफ्यूजन जो है वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। जी, ये कंफ्यूजन तो कोई नहीं है, बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने क्या फैसला किया है। ये दुरुस्त है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो इस मामले को खत्म कर सकते थे, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने कहा है कि जी हम इसको कलअदम करार देते हैं और मजीद वो जो FBR को रेफरेंस की गई है उसकी उन्होंने हिमायत नहीं की, तो ये कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो अक्सरियत थी
انہوں نے یہ سمجھا کہ اس معاملے میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے اور انہوں نے یہ معاملہ FBI کو بھیج دیا ہے اور جن حالات میں وہ کریں گے وہ بھی لکھتی ہیں کہ جی اتنے ٹائم فریم میں وہ نوٹس دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر وہ جو رپورٹ ہوگی وہ چلی جائے گی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں۔ اب یہ ایک غیر معمولی سا پروسیجر ہے کیونکہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ججز کے مس کانڈکٹ کو دیکھتی ہے، ججز کی بیوی کے مس کانڈکٹ کو عام طور پہ نہیں ان کی جوریسڈکشن میں آتا۔ بہرحال سپریم کورٹ کا مقصد غالباً یہ ہوگا کہ اگر اس FPR کی رپورٹ میں یہ ثابت ہو جائے کہ ان کے اہلیہ کے ریسورسز نہیں تھے تو پھر جوڈیشل کاؤنسل فیصلہ کرے گی کہ جج صاحب کو اس میں کتنا تعلق واسطہ بنتا ہے، کیونکہ عام طور پہ تو اگر وہ ٹیکس کے معاملے میں بیگم صاحبہ ثابت نہیں کر سکتی تو بیگم صاحبہ سے پوچھنا چاہیے کہ اچھا بھی آپ نے ثابت نہیں کیا ہے، آپ پہ مزید ٹیکس لگاتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال اٹھے گا کہ جج صاحب کا کیا تعلق بنتا ہے ان حالات میں جبکہ وہ ریفرنس آ رہی ہے FBR کے تحت، جو ابھی ایک اس حد تک میں سمجھتا ہوں کنفیوژن ہے اور رہے گی، اور جب یہ معاملہ جائے گا تو وہاں بھی یہ قانونی نکات اٹھائے جائیں گے۔ وسیم صاحب، جس کنفیوژن کی میں بات کر رہی تھی وہ اس کنفیوژن کی کر رہی تھی جو وکلا میں خود پایا جا رہا تھا، کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا کہ بڑی خوشی منائی گئی، مٹھائیاں بانٹی گئیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور پھر رات تک جو ہے وہ سمجھ آیا فیصلہ، اور پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کا ادراک کرنا شروع کیا کہ فیصلہ اصل میں آیا کیا تھا۔ تو یہ والے کنفیوژن کی میں بات کہی تھی جب دونوں سائیڈ سے جو ہے کیس جیتنے کی بات ہوتی تھی۔ جب فوری طور پہ فیصلہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی ریفرنس ختم ہو گیا تو ہم جیت گئے ہیں، لیکن وہ جب تفصیل دیکھی کہ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا اور وہ جائے گا FBR میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جج صاحب نے اس کو شروع سے ہی اپوز کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم FBR میں نہ بھیجیں، ہمیں FBR پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ساری چیز کو جب تفصیل سے دیکھا انہوں نے تو وہ پھر سمجھ آئی کہ معاملہ تو وہیں کا وہیں ہے، FBR کے پاس بھی چلا گیا ہے، اب FBR اس کی تحقیق کرے گی، تو یہ معاملہ ابھی چلتا رہے گا، ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عرفان قادری صاحب، اس میں ایک اعتراض جو اٹھایا گیا اور بہت سارے قانونی ماہرین کی بات کرتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے کہا کہ اس فیصلے میں ریفرنس بنانے والوں کو جو ہے وہ بچا لیا گیا ہے، معاملہ وہاں پر بھی ختم ہو سکتا تھا، لیکن ایک جو ہے وہ راہ دی گئی ہے دوبارہ سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف جو ہے وہ اس مقدمے کو بھیجنے کی۔ اس چیز سے کس حد تک متفق ہیں آپ؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ جو معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس صدر پاکستان نے بھیجا تھا وہ تو منوان آج بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کے پاس ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور جہاں تک تفصیلی فیصلے کا تعلق ہے وہ چونکہ ابھی آیا نہیں ہے تو بدنیتی کی تو بات ابھی تک اس شارٹ آرڈر میں نہیں کی گئی، تو جب تک اب یہ ڈیٹیلڈ فیصلہ دیکھ نہ لیا جائے تب تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس وجہ سے اس ریفرنس کو کوش کیا گیا ہے یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز کو اویٹ کیا گیا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جیسے وسیم سجاد صاحب فرما رہے تھے کہ معاملہ اب بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ہے، معاملہ اب بھی FBR کے سامنے ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ اگر پراپرٹیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتی تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ اس میٹر کو ٹیک اپ کر لے گی، اگر وہ پراپرٹیز ایکسپلین کر دیتی ہے تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ معاملہ یہ 10 رکنی بینچ کے پاس نہ بھی آتا اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو نوٹس کیا تھا تو تب بھی یہ معاملہ اسی طرح ہی منطقی انجام کو پہنچنا تھا، کیونکہ بیگم صاحبہ سارا کچھ ڈیپینڈ اس بات پہ کرتا تھا مس کانڈکٹ کا انکوائری کہ کیا بیگم صاحبہ پراپرٹیز کو ایکسپلین کر پاتی ہیں یا نہیں کر پاتی، اور اگر وہ نہیں کر پاتی تو کیا یہ مس کانڈکٹ ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ معاملہ آج اس طرح سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ہے جس طرح سے صدر پاکستان نے یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے رکھا تھا۔ ٹھیک ہے عرفان قادری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو تمام صورتحال اس فیصلے کے بعد پیدا ہوئی اس میں ایک یہ پہلو بھی بنتا ہے کہ جنرلی اگر ہم اپنے رویے دیکھیں تو وہ کس قسم کے رویے ہیں؟ مطلب ایک فیصلہ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اس کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے طریقے سے ہی جو ہے وہ بات کرتا ہے، اور خاص طور پر ایک جو سیاسی عنصر اس میں نظر آ رہا ہے اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گی۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، جب اس طرح کا چارجڈ ماحول ہو، دیکھیں ہمارا جو نارمل لیگل پروسیجر ہے اس میں دونوں سائیڈوں سے دونوں فریق جو ہیں پٹیشنر رسپونڈنٹ دونوں کی طرف سے وکلا پیش ہوتے ہیں، لیکن اگر ساری وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ ایک طرف سے پیش ہونا شروع کرتے ہیں
تو وہ بیلنس کا جو ٹلٹ ہے ایٹ لیسٹ نظر آتا ہے کہ جیسے کہ ایک طرف ٹلٹ جو ہے وہ ساری چیز کا ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے یہ ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے ٹائم بڑے کئی سو سالوں سے کہ ایک امائکس کیورائی کی ایک ہوتا ہے رول, اور امائکس کیورائی انہی کیسز کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک نیوٹرل شخص ہوتا ہے جو کہ فرینڈ آف دا کورٹ کہلاتا ہے. آف کورس امائکس کیورائی فرینڈ آف دا جج نہیں ہے, فرینڈ آف دا کورٹ ہے, لیکن لیٹلی ہم پچھلے 7, 8, 10 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ امائکس کیورائی ان وکیلوں کو بنایا جاتا ہے جو کہ خاص طور پہ ایک خاص مسلک کو, خاص اسکول آف تھاٹ کو ود ان دا جوڈیشری فالو کرتے ہیں. تو وہ جو ایک انڈیپینڈنس ایک نظر آتی تھی پہلے امائکس کیورائی کے ہوتے ہوئے, وہ جو جسٹس از سین ٹو بی ڈن والی بات ہے, وہ جو نیوٹرلٹی ہے کورٹ کی, ہم نے انڈیپینڈنٹ کورٹ ضرور دیکھا ہے لیکن بہت سارے کورٹ کے فیصلے اگر دیکھیں تو وہ ایک مادر پدر آزاد کورٹ ہے. تو اسی لیے اس میں ایک بیلنس, ایک پوائز, ایک امپارشیلٹی کا عنصر جو ہے اس کے لیے تمام پروسیجرز اپنی جگہ پہ ہیں لیکن somehow ہم وہ فالو نہیں کرتے, اور اسی لیے یہ کنفیوژن مچتا ہے. اور ابھی جیسے وسیم سجاد صاحب فرما رہے ہیں, ابھی یہ معاملہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا کیونکہ اگر ریویوز بھی فائل ہو گئے اور دونوں طرف سے سپوزنگ اگر ریویوز فائل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک لانگ ڈراؤن پروسیس ہوگا. اور پھر اس میں کیا یہ جو ایف پی آر کے معاملات ہیں, کیا وہ یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ریویوز کی پینڈنسی میں یہ سارے معاملے کو ڈسپوز آف کر سکے گی, یہ تمام کوسچن مارکس ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں. ٹھیک. وسیم صاحب, یہ پاناما سے لے کر قاضی فائز عیسیٰ تک کا جو کیس ہے, یہ جو ایک مماثلت تو obviously یہ نکل رہی ہے اس میں کہ جمعے کو یہ فیصلے آتے ہیں حیران کن طور پر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عناصر جن کا میں نے عرفان قادر صاحب سے بھی ذکر کیا ہے, جب یہ عناصر فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ قانون کی جو ایک رسپیکٹ ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے؟ بات یہ ہے جی کہ سپریم کورٹ کا ایک دیکھا کہ بہت سے معاملات میں جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کی تشریح اس طریقے سے کر رہی ہے سپریم کورٹ, وہ اس کی جو زبان ہے, لینگویج ہے, اس کے مطابق نہیں ہوتا. 184(3) کو بھی سپریم کورٹ نے کافی وسعت دی ہے. ریفرنس کے بارے میں بھی اگر آئین کو دیکھا جائے تو وہاں پہ تو یہی ہے کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ختم ہی ہوتا ہے, لیکن بدنیتی کے گراؤنڈ پہ سپریم کورٹ اس کو نوٹس لیتا ہے, اور وہ اب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ساری باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ کیا وجوہات تھیں, کیا چیزیں تھیں جس کا نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے صدر کے ریفرنس کو کلعدم قرار دیا ہے اور ایک نیا طریقہ نکال لیا ہے ریفرنس کرنے کا. ریفرنس تو ہے لیکن اب صدر کا نہیں ہوگا, وہ شاید سو ووٹو ریفرنس اگر ہوگا اگر وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اچھا, ایک آخری چیز وسیم صاحب, میں ابھی تو obviously کہیں پر بدنیتی کا جو ہے وہ لفظ شامل نہیں کیا گیا, اور اس کا اظہار جو ہے فروخ نسیم صاحب نے بھی کیا ہے, بار بار ان کی طرف سے کہا گیا ہے, لیکن فار انسٹنس ایسے جنرلی میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کیا انجام جو ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے, یا کیا آپ کو سرکمسٹانسز اس کے بعد فیس کرنے پڑتے ہیں اگر یہ چیز پروو ہو جائے؟ تو مجھے لگتا ہے جی کہ سپریم کورٹ کی فائنڈنگ میں یہ ضرور ہوگا کہ کچھ میلافائڈیز ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ کا اختیار ہی نہیں بنتا اگر میلافائڈیز نہ ہوں. اور جو ان کے سوالات تھے, جس قسم کی بحث ہوئی ہے, غالباً زیادہ جو بات ہوگی وہ یہ جو ایسٹس ریکوری یونٹ ہے اس کے بارے میں ہوگی کہ ان کا قانونی جواز کوئی نہیں ہے, کسی قانون کے تحت نہیں بنا ہے, ان کو اختیارات کیسے اتنے زیادہ مل گئے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بنیاد بنے گی, اور ضرور اس میں فائنڈنگ آئے گی, کیونکہ بغیر میلافائڈیز کے سپریم کورٹ کو اختیار ہی نہیں بنتا کہ وہ سیٹ اسائڈ کریں. تو یہ آئے گا, کس شکل میں آتا ہے یہ اب انتظار کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت سینئر جو ہے وہ ماہر قانون تھے. بہت شکریہ آپ لوگوں کی رائے کے لیے. بہرحال تفصیلی فیصلہ ابھی آنا باقی, اور بہت ساری ایسی ڈیٹیلز اور چیزیں ہیں جو کہ ابھی تو بیان نہیں کی گئی لیکن ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آگے جو ہے وہ بیان کی جائیں گی. بہرحال یہ کیس جو ہے وہ وسیم صاحب کے مطابق اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. ابھی ایف پی آر کو بھیجا گیا, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف بھیجنے کا ایک راستہ جو ہے وہ دیا گیا. بہرحال جیسے جیسے وقت گزرے گا چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. سامنا ہے یعنی کورونا سے بھی خطرناک اور مہلک نظریات پر مبنی مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی جیل تب بنا دی تھی اور لاک ڈاؤن 11 مہینے قبل ہی لگا دیا تھا.
कश्मीर दुनिया का वो वाहिद खित्ता है कि जहां अवाम दहाइयों से फौज के मजालिम सह रही है। कश्मीरी अवाम का दर्द और तकलीफ ना तो लफ्जों में बयान की जा सकती है और ना ही मुझ में हिम्मत है कि मैं बयान कर पाऊं। भारतीय फौज ने कश्मीरियों की जिंदगी को जहन्नुम बनाया हुआ है और इस वक्त कश्मीर में हुर्रियत की तहरीक भी जोर पकड़ी है। बुरहान वानी के बाद का कश्मीर एक मुख्तलिफ कश्मीर है, क्योंकि अब भारत की अपनी खुफिया एजेंसियों ने तस्लीम कर लिया है कि मकबूजा कश्मीर में अवाम में आजादी की तहरीक तेजी से बढ़ चुकी है और अब इसे किसी तौर पर भी कुचलना मोदी के बस की बात नहीं होगी। कश्मीर में इस वक्त क्या हालात हैं और कश्मीर इस वक्त भारतीय तसल्लुत से आजादी के लिए किस तरह से सरगर्म है और चाइना की जानिब से लद्दाख की गलवान वादी में जिस तरह से पेशकदमी हो रही है, इस पर कश्मीरियों का मौकिफ क्या है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे एक्सक्लूसिवली। यूजुअली कश्मीर से जो है वो इस तरह की खबरें बाहर निकलने पर भी कदगन या पाबंदी जो है वो लगाई जाती है ताकि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो असल पिक्चर कभी किसी के सामने जो है वो ना आए। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि लद्दाख के मामले पर गलवान वादी में भी झूठ पर झूठ जो है वो मोदी सरकार बोल रही है। बहरहाल एडवोकेट बाबर कादरी ने हमें ज्वाइन किया है, मकबूजा कश्मीर से प्रेसिडेंट हैं लॉयर्स कम्युनिटी जम्मू एंड कश्मीर के। बहुत शुक्रिया एडवोकेट बाबर साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपकी आमद के लिए। हमने देखा है कि मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के बाद से जो भारतीय फौज है या भारतीय हुकूमत जो पॉलिसीज बना रही है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, उसमें काफी ज्यादा जो है वो तेजी आई है। बहुत सारी उसमें चीजें हैं, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म बढ़ा है, उनको दबाने की कोशिश बढ़ी है, फिर गैर रियासती अनासर को जो है वो बाहर से लाकर यहाँ पर बसाने की कोशिश की जा रही है ताकि आबादी का जो तनासुब है उसको गड़बड़ किया जा सके। फिर लोगों को ये जो है वो हौसला अफजाई की जा रही है कि आप यहाँ पर जमीनें खरीदें और इस मकसद में जो है वो उनका साथ दें। मुझे इस बताएगा कि सूरत हाल क्या है, क्योंकि ये बहुत ही शाज़ो नादिर होता है कि किसी से हमारा इस तरह से राब्ता हो और कोई अंदर की सूरत हाल जो है वो हमें बताए, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि वहां पर भी जो इंटरनेट है उसको काट दिया गया था और तमाम जो सूरत हाल है वो काफी खराब थी और अंदर की खबर जो है वो बाहर ना आने के हवाले से एक पाबंदी थी। मुझे बताएगा कि एक्चुअल सूरत हाल इस वक्त कश्मीर में क्या है। अस्सलाम वालेकुम आशिया साहिबा, मेरी तरफ से सलाम हो आपको। पहले ये बताऊं कि आपने जो पहले स्टार्ट किया कि कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म, मैं इससे एग्री नहीं करता। ये जम्मू कश्मीर का खित्ता है, ये लद्दाख का खित्ता है और यहाँ पे तमाम रिलीजन्स होते हैं, तमाम कम्युनिटीज़ होते हैं, तमाम सेक्ट्स हैं, एथनिसिटीज़ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 5 अगस्त के बाद लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो उससे खाली मुसलमान यहाँ पे सफ़र नहीं कर रहा है। यहाँ पे डोगरा जो जम्मू में रहता है, कश्मीरी पंडित हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जिस सेक्ट से भी कोई इंसान मतलब ताल्लुक रखता है, सब के सब इफेक्ट हो गए हैं और हम सब इसको भुगत रहे हैं। एक दूसरा ये है कि जो सूरत हाल अभी है कि यहाँ पे यस इज अ फैक्ट आफ्टर 5 अगस्त 2019 वी आर लिविंग अंडर अनडेमोक्रेटिक सिस्टम। यहाँ पे डेमोक्रेसी का जो सिस्टम था वो यहाँ पे टोटल कोलैप्स हो गया है। अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सारी की सारी मतलब बुलडोज की गई है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो लीडर्स थे वो अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट अंदर बंद थे। कुछ अब जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उनको रिहा किया गया है, मगर बहुत सारे जो और लीडर्स हैं वो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में बंद है और यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद है। कहना मेरा ये है कि यहाँ पे सिविल लिबर्टीज खत्म की गई है क्योंकि जो नरेंद्र मोदी सरकार है जो 2014 के बाद आई है, उनका अपना एक नैरेटिव है। वो नैरेटिव बेस्ड ऑन जो कम्युनल माइंडसेट है, वो चाहते हैं कि उस नजरिए के हिसाब से वो जम्मू कश्मीर को हैंडल करें। हालांकि हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर कोई मजहबी कोई तनाज़ा नहीं है, इसमें किसी मजहबी माइंडसेट की जरूरत नहीं थी। ये एक सियासी मामला था जिसको पाकिस्तान, हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप जो कि रियल लीडरशिप है उनको मिल बैठ के इसको तय करना था। चूंकि 70 साल से तीनों फरीक फेल हो गए हैं किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए, जिससे जो इस खित्ते की आवाम है वो भुगत रहे हैं। और ये एक बदकिस्मती है सब कॉन्टिनेंट की कि सारा सब कॉन्टिनेंट इस अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट से सफर कर रहा है।
ٹھیک ہے، بالکل بالکل बाबर साहब, बड़ी जबरदस्त और आपने अच्छी बात की और मेरी तस्दीक की कि जो मैंने मुसलमानों के साथ जुल्म की बात की और आपने बिल्कुल कहा कि चूंकि ऑब्वियसली एक लॉकडाउन की सूरत हाल है, तमाम इलाका बंद हुआ हुआ है, तो उसमें जितने लोग हैं वो मुतासर हो रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं चाहती हूँ कि मोदी सरकार भी ये सुने कि किस तरीके से कश्मीरी जो है वो किस तरह से सोचता है, उसकी सोच के क्या पहलू होते हैं और अगर उनको लग रहा है कि मुसलमान वहां पर सफर कर रहे हैं तो बाकी लोग भी जो है वो वहां पर इस सूरत हाल की वजह से सफर कर रहे हैं। अच्छा इमरान, सॉरी बाबर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी और वो लद्दाख की सूरत हाल के हवाले से पूछना चाहूंगी। मोदी सरकार जो है उसने तो बहुत जो है वो बड़ी स्टेटमेंट आके दी है कि 1 इंच जो जमीन का हिस्सा है वो भी चाइना जो है वो हमसे नहीं ले सका। मुझे ये बताइएगा कि कितना झूठ बोला जा रहा है भारतीय अवाम से? देखें, झूठ तो बहुत बोला जा रहा है क्योंकि ये तो ऐन हकीकत अब है कि कांग्रेस लीडर्स ने, जो अपोजिशन लीडर्स है या इंटेलेक्चुअल जो भी है या डिफेंस एक्सपर्ट्स जो भी है, वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि गलवान जो वैली है उन्होंने चाइनीज ने ऑक्यूपाई की हुई है और जो फिंगर 8 से फिंगर 4 तक जो एरिया है वो भी उन्होंने हड़प कर लिया है। मगर एज जम्मू कश्मीरी जो मैं एक नुक्ते निगाह यहाँ पे रखना चाहता हूँ अपना, कि हम किसी भी जंग से खुश नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि चाइना और इंडिया का वॉर हो या इंडिया पाकिस्तान का जंग हो, क्योंकि बर्बादी तो जम्मू कश्मीर खिते की होने वाली है। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। हाँ, इसीलिए हम चाहते हैं कि पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए चाइना, इंडिया और पाकिस्तान आपसी जो ये तजाद है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये जियोग्राफिकल डिस्प्यूट जो है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, रिजॉल्व एमिकेबली किया जाए और जम्मू कश्मीर के अवाम को भी इसका प्राइम पार्टी समझा जाए और इनके साथ नेगोशिएट करके एक एमिकेबल एंड पीसफुल हल ढूंढा जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट बाबर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी कुछ एक दो बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की और एंड में जिस तरह से उन्होंने एक बात की कि कश्मीरी जो हैं वो ये भी नहीं चाहते कि वहां पर अगर बॉर्डर पे चीन के साथ सूरत हाल भारत की खराब है तो वहां पर भी कुछ खराबी हो जाए, जंग की सूरत हाल बने, तो इट शोज के कश्मीरी जो है वो अभी भी चाहता है कि पीसफुली किसी तरीके से जो है वो इस चीज का हल जो है वो निकल आए। अभी भी जो है ये उम्मीद कायम है कि शायद जो है सैनिटी का मुजाहरा किया जाएगा और इस मसले का हल जो है वो मिल बैठकर और गुफ्तो शनीद के साथ निकाला जाएगा, क्योंकि जंग वाकई किसी मसले का जो है वो हल नहीं होती। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।